मॉर्निंग। मैं हूँ अजय आनंद और एक नई कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है दिल्ली में नौकरी और इस कहानी को मैंने लिखा है। कहानी शुरू करते हैं। सिन्हा जी के घर में आज अपार खुशी का माहौल था क्योंकि उनके इकलौते बेटे कुशाग्र सिन्हा का प्लेसमेंट हो गया है, यानी नौकरी लग गई है। जब कुशाग्र का जन्म हुआ था तो बहुत विचार विमर्श और पंडित की सलाह के बाद उसका नामकरण हुआ, क्योंकि कुशाग्र का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति। कुशा एक तरह की घास होती है जिसका सिरा और किनारा इतना तेज होता है कि अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसके हाथ आसानी से जख्मी हो जाते हैं। अब आज के ज़माने में भला पुराने ज़माने वाले नाम जैसे संजय, अजय, राकेश, मुकेश, दिलीप आदि नाम कौन रखता है। कुशाग्र के धनबाद वाले फूफा भी वैसे भी कहते हैं कि ये सब नाम तो बस की नंबर प्लेट जैसे हो गए हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं। बहरहाल कुशाग्र पर उसके नाम का असर बस इतना ही पड़ा था कि 3 साल किसी महंगे कोचिंग में पढ़ने और 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उसका दाखिला झारखंड के महातेजस्वी महाप्रतापी इंजीनियरिंग कॉलेज नाम के एक संस्थान में हुआ, और जिस कॉलेज का नाम इतना कम मशहूर था कि उसे गूगल भी नहीं ढूंढ पाता था। रिश्तेदारों के पूछने पर यह बताया जाता था कि कुशाग्र के घर से यानी भुरकुंडा से वह कॉलेज नज़दीक था और सिन्हा दंपत्ति ने अपने इकलौते बेटे को घर से ज़्यादा दूर भेजना उचित नहीं समझा था। बेटा इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले, यही उनके मोहल्ले में उनकी नाक ऊंची करने के लिए काफ़ी था। आज के ज़माने में आलम यह है कि कुछ दिनों बाद शायद चपरासी की नौकरी के लिए भी न्यूनतम योग्यता के खाने में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लिखा मिले। जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था उसके बारे में सिन्हा जी का कहना था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और कुशाग्र को लाखों का ऑफर मिला है। कितने लाख का यह नहीं बताते थे। प्लेसमेंट के उपलक्ष्य में घर में बाकायदा पूजा पाठ और भोज का आयोजन हुआ, जिसमें कोई 500 लोग शामिल हुए और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाया और कुशाग्र के हाथ में शगुन का लिफाफा थमाकर चले गए। सिन्हा जी जब जोड़ घटाव कर रहे थे तो इस बात पर तसल्ली कर रहे थे कि शगुन के लिफाफों से पूजा और भोज का खर्चा वसूल हो चुका था। नौकरी शुरू करने के लिए कुशाग्र को दिल्ली जाना था क्योंकि उसकी पोस्टिंग कंपनी के हेड ऑफिस में हुई थी जो नोएडा में है। बेटा पहली बार दिल्ली जैसे महानगर जा रहा था, इसलिए तय हुआ कि वह अपने मामा के घर ही रहेगा जो गाजियाबाद में रहते हैं। मामा ने भी बताया था कि नई नौकरी में जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें अकेले डेरा लेकर दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा में गुजर बसर करना लगभग असंभव हो जाता है। बेटे को उसके मामा के घर भेजने में सिन्हा जी की पत्नी यानी सिन्हाइन जी को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि आखिरकार वह मौका आ गया था जब अपनी ससुराल वालों पर रोब जमाने और उन्हें ताने मारने का भरपूर अवसर मिल चुका था। अब कुशाग्र ठहरा नए जमाने का युवक जिसे अपनी आज़ादी और निजता का बहुत ख्याल रहता था, इसलिए वह फैल गया और कहने लगा कि वह नोएडा में अकेले रहेगा। सोशल मीडिया पर उसके कई दोस्त थे जो अक्सर पीजी यानी पेइंग गेस्ट की तस्वीरें डाला करते थे, और जिन तस्वीरों से पता चलता था कि पिज्जी या पीजी का जीवन बड़ा ही आकर्षक और रोमांचकारी होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अक्सर लोग पीजी को पिज्जी कहकर बुलाते हैं। कुछ पिज्जी में तो लड़के और लड़कियां साथ रहते थे। कुछ तस्वीरों से यह भी पता चलता था कि पिज्जी के आसपास के बाजार में रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दुकानें होती थी जिनमें खाने पीने की हर वह चीज़ मिलती थी जिसके बारे में 21वीं सदी की शुरुआत में जन्मा और 2020 के दशक में जवानी की दहलीज पर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता था। कुशाग्र को भी वैसे ही व्यंजन पसंद थे जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन आदि। यह सुनकर सिन्हाइन उसकी बात काटते हुए कहती थीं कि कुशाग्र के दोस्तों का कोई भरोसा नहीं,
क्योंकि सुंदर तस्वीरें तो कोई इंटरनेट से उठाकर भी डाल सकता है। सिन्हा जी, सिन्हाइन और कुशाग्र के बीच होने वाली बहसों को तब पूर्ण विराम लग गया जब कुशाग्र के कानों में मोबाइल फ़ोन से उसके मामा की भारी भरकम आवाज़ पहुंची। ठीक वैसी ही आवाज़ कभी उसने पुरानी फिल्म मुगल आजम देखते हुए सुनी थी, जब उस फिल्म को उसके दादा देख रहे थे। उनकी आवाज़ सुनते ही कुशाग्र की समझ में आ गया कि किस तरह उसके नाना के गुजरने के बाद उसके मामा ने अपने छोटे भाई बहनों का किसी कड़क गार्जियन की तरह पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और फिर उनकी शादियां कर दी। बेचारे कुशाग्र के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे पता था कि आगे के 2-3 साल हिटलर जैसे किसी व्यक्ति की छत्रछाया में गुजरने वाले हैं। कुशाग्र की माँ ने बताया था कि मामा सुबह तड़के उठ जाते हैं और घर के बाकी लोगों से भी वही उम्मीद रखते हैं। आखिरी बार कुशाग्र सुबह सुबह तब उठा था जब स्कूल में 12वीं की क्लास का आखिरी दिन था। उसके बाद उसने कोचिंग क्लास ऐसी जगह पकड़ी थी जहां दोपहर के बाद ही जाना पड़ता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद दौरान हॉस्टल में तो उसकी आदतें और भी बिगड़ चुकी थी। उसके सारे सहपाठी पूरी रात लैपटॉप पर वेब सीरीज़ देखते थे और फिर अगले दिन कोई तब तक नहीं उठता था जब तक सूरज सिर पर नहीं होता था या फिर हॉस्टल का वार्डन डंडे लेकर दौड़ाता नहीं था। लेकिन अपनी माँ के दबाव में उसके पास झुकने के सिवा कोई चारा न था। दिल्ली में सिन्हा जी के कई रिश्तेदार रहते थे, लेकिन बात करने पर हर किसी ने कोई न कोई बहाने बनाकर कुशाग्र को अपने घर पर रखने से मना कर दिया। किसी का फ्लैट बहुत छोटा था तो किसी के बच्चे की पढ़ाई में खलल पड़ने की आशंका थी, तो किसी को एक अतिरिक्त आदमी के रहने से बढ़ने वाले खर्चे का डर सता रहा था। कुशाग्र के मामा का घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उनका दिल वाकई बड़ा था। इसके पहले भी न जाने कितने रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ाई या नई नौकरी ज्वाइन करने के चक्कर में उनके यहाँ महीनों रह चुके थे। अभी भी जब किसी रिश्तेदार के दिल्ली में रहने वाले बच्चों को डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है तो वह बेझिझक मामा के घर तीमारदारी के लिए पहुंच जाता है। कुशाग्र का सामान पैक हुआ और वह अपने माँ बाप के साथ टेम्पो से बरकाकाना के लिए रवाना हुआ, जहाँ के रेलवे स्टेशन से उसे दिल्ली जाने वाली ट्रेन गरीब रथ में सवार होना था। भुरकुंडा एक छोटा सा कस्बा है जहाँ कोयले की खानें हैं और बरकाकाना वहाँ से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटा नागपुर की सुंदर पहाड़ियों से घिरा यह रेलवे स्टेशन दूर से देखने पर बिल्कुल निर्जन स्थान पर लगता है, लेकिन यहाँ से कई रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं। गरीब रथ देर शाम में बरकाकाना स्टेशन से रवाना हुई और अगले दिन 11 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुँच गई। कुशाग्र के मामा अपनी लाल रंग की चमचमाती हुई कार से उसे लेने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। कुशाग्र शनिवार को पहुँचा था ताकि रविवार को आराम के लिए पूरा दिन मिल जाए, लेकिन मामा के रहते हुए यह संभव नहीं था। मामा ने उसे कार में बिठाया और रास्ते और शहर से परिचित कराने के लिए उसे उसके ऑफिस तक ले गए। रास्ते भर उसे यह बताते रहे कि कहाँ से ऑटो रिक्शा लेनी है और कहाँ से मेट्रो पकड़नी है। मामा के घर से उसके ऑफिस की दूरी कोई 40 किलोमीटर होगी। ठीक उतनी ही दूरी पर भुरकुंडा से उसका इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता था, जहाँ से वह महीने में एक आध बार ही अपने घर आने की हिम्मत जुटा पाता था। अब इस ख्याल से उसका कलेजा बैठ रहा था कि रोज रोज उसे इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वह भी 2 बार। मामा ने बताया था कि कुछ दिन दिल्ली में रह लेने के बाद यह दूरी उसे मामूली दूरी लगेगी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ, बीच बीच में शनिवार और इतवार के दिन उसे तब तकलीफ होती जब मामा के कहने पर उसे तड़के बिस्तर छोड़ना पड़ता था और फिर उनके साथ किसी पार्क में दौड़ लगाने जाना पड़ता था। एक पखवाड़ा बीतने के बाद तो मामा उसे रोज़ सुबह की सैर पर ले जाने लगे। रात में ठीक 10 बजे घर का टीवी और इंटरनेट का राउटर स्विच ऑफ कर दिया जाता था और घर के हर व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन मामा के कब्जे में चला जाता था ताकि कोई भी बिला वजह देर रात तक जाग न सके। बेचारा कुशाग्र अब केवल अपने सपने में वेब सीरीज़ देख पाता था। उसे अब रोज़ रोज़ सुबह नहाना भी पड़ता था, जिसकी आदत उसने कब की छोड़ दी थी। कोई 1 महीना बीतने के बाद कुशाग्र ने दबी जुबान से अपनी मामा से शाम में कहीं घूमने की अनुमति मांगी, जो मामी ने आसानी से दे दी। चलते चलते मामी ने कई नसीहतें दी, जैसे किस मॉल में जाना है और किस में नहीं, हमेशा शेयर ऑटो में बैठना है, कभी भी पूरी टैक्सी नहीं बुक करनी है, देर रात तक बाहर नहीं रहना है
और हर हाल में रात के 9 बजे से पहले घर वापस आ जाना है। लग रहा था कि मामी सही मायने में मामा की धर्मपत्नी थी। आज कुशाग्र अगले 4-5 घंटों के लिए पूरी तरह आज़ाद था। उसके कुछ दोस्त भी आने वाले थे और सभी अट्टा मार्केट के पास किसी मॉल में मिलने वाले थे। घर से निकलते ही कुशाग्र ने किसी ऐप से एक टैक्सी बुक की और उसकी पिछली सीट पर किसी शहंशाह की तरह बैठ गया। एक्सप्रेस वे पर फर्राटे से गुजरती कारों की टेल लाइट की कतारों से दिवाली जैसा समा बंध रहा था। मामा के घर से नोएडा शहर की सीमा पर तो लगा कि पलक झपकते पहुंच गए। उसके बाद कुशाग्र की टैक्सी किसी तरह बस रेंग रही थी, लेकिन कुशाग्र को कोई जल्दबाजी ना थी। वह तो बस कारों और बाइकों को के एक से बढ़कर एक मॉडल देखने में व्यस्त था। कोई 1-1.25 घंटे के बाद वह अट्टा मार्केट पहुंचा, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग एक मॉल में गए जिसमें इतने लोग नजर आ रहे थे जितने पूरे भुरकुंडा और बरकाकाना की मिलाकर आबादी भी नहीं होगी। सबसे पहले कुशाग्र और उसके दोस्त सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट में गए और एक से एक लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। एक दुकान पर एक मोटा आदमी बड़े नाटकीय अंदाज में आइसक्रीम बेच रहा था। आपने शायद इंटरनेट पर वीडियो देखा होगा जिसमें सेल्समैन अपने ग्राहक को आइसक्रीम देते समय ऐसे नाटक करता है जैसे उसे आइसक्रीम से बिछड़ने में बहुत दर्द हो रहा हो। वह कई बार अपने हाथ को आगे पीछे करके अपने ग्राहक को छकाता है। यह देखकर बाकी लोग तालियां बजाते हैं। ग्राहक जब बिल्कुल थक जाता है और पूरी तरह उम्मीद खो देता है, तब कहीं जाकर आइसक्रीम उसके हाथ लगती है। कुशाग्र ने वहाँ से आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम लेते समय जो भी नाटक हुआ उसका वीडियो उसके एक दोस्त ने बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही पूरे झारखंड और बिहार से लाइक और कमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुशाग्र अपनी फैन फॉलोइंग देखकर फूले नहीं समा रहा था। उसके बाद उन लोगों ने पूरे मॉल में जी भरकर विंडो शॉपिंग की और फिर गेमिंग जोन में जाकर कई तरह के गेम्स पर अपने हाथ आजमाए। एक गेम में कुशाग्र की किस्मत ने साथ दिया और प्राइज में उसे एक बड़ा सा टेडी बियर मिल गया जिसका आकार कुशाग्र से 1-8 इंच ही छोटा रहा होगा। उसने फटाक से उस टेडी बियर के साथ सेल्फी ली और अपनी माँ को वह फोटो भेज दी। नोएडा की नाइट लाइफ का मजा लेने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। जब मॉल में इक्का दुक्का लोग ही नजर आने लगे तो कुशाग्र और उसके दोस्तों ने एक दूसरे से विदा लिया और अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। टैक्सी में बैठने के बाद जब कुशाग्र ने अपना मोबाइल देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। मामा के नंबर से कई मिस्ड कॉल थे जो शोर शराबे में उसे सुनाई नहीं दिए थे। टैक्सी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अब गाड़ियों की टेल लाइटें उस खतरे के सिग्नल की तरह लग रही थी जिस खतरे की तरफ कुशाग्र बढ़ रहा था। मामा के घर पहुंचने में रात के 11:30 बज चुके थे। दरवाज़ा खुलते ही मामा का प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन की भूमिका में पता चला कि किस तरह मामा ने अपने भाई बहनों का जीवन संवारने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किया और फिर किस तरह पुश्तैनी संपत्ति बेचकर बहनों की शादियां कराईं। मामा ने यह भी बताया कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो आज 2 BHK यानी 2 बेडरूम हॉल और किचन फ्लैट की जगह उनके पास आलीशान बंगला होता। मामा ने फिर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के फायदे गिनाए। उसके बाद मामा ने ऐसे कई किस्से सुनाए जिनमें देर रात चलने के कारण दिल्ली NCR यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में कितने लोगों को लूट लिया गया, उनके ATM कार्ड से पैसे निकलवा कर उन्हें किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया गया, कईयों का अपहरण करके मोटी रकम वसूली गई और कई लड़कियों के साथ तो जघन्य अपराध तक हुए। यह सब सुनने के बाद कुशाग्र को उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। अपनी आप बीती सुनाने के लिए वह अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि फ़ोन तो मामा के कब्जे में था। उस हादसे को कोई 15 दिन बीते थे कि कुशाग्र ने अपनी माँ से बात की और बताया कि वह वापस भुरकुंडा आ रहा है। जब माँ घबराई तो उसने दिलासा दिया कि वह नौकरी नहीं छोड़ रहा बल्कि अपने मैनेजर से बात करके वर्क फ्रॉम होम की अनुमति ले रहा है ताकि अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर सके। सिन्हाइन 50 का आंकड़ा छूने ही वाली थी, लेकिन सिन्हा जी ने कहा कि कुशाग्र कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है और वह अभी भी 35 से 1 साल की भी अधिक नहीं लगती हैं। सिन्हाइन के पास खुश होने के अब 2 कारण थे, इसलिए उन्होंने अपने पति के लिए मलाई चिकन
और पुलाव पकाया और पास वाले हलवाई से लेंगचा, लेंगचा एक स्थानीय मिठाई होती है जो गुलाब जामुन की तरह लगती है, भी मंगवा लिया। 2 सप्ताह बाद कुशाग्र की आज़ादी का दिन आ गया। आज वह अपने हिटलर मामा की जेल से हमेशा के लिए आज़ाद होने जा रहा था। अब तक उसे 3 महीनों की तनख्वाह भी मिल चुकी थी। मामा के यहाँ रहने के कारण उसका अधिकांश हिस्सा जमा ही हुआ था, इसलिए कुशाग्र ने दिल्ली से रांची के लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया था। चलते समय जब उसने मामा के पैर छुए तो मामा ने उसकी जेब में 500 का एक नोट रख दिया और कहा कि यह मामा के आशीर्वाद की निशानी है। यह सुनकर पता नहीं क्यों कुशाग्र की आंखें डबडबा गईं। भुरकुंडा पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। कुशाग्र की माँ ने उसकी पसंद का भोजन बनाया था। कुशाग्र के कमरे में एसी भी लगवा दिया गया था ताकि काम करने में कोई परेशानी ना हो। ड्राइंग रूम में नया सोफा सेट आ चुका था। पूछने पर पता चला कि अब शादी की बात करने वाले लड़की वालों की जब लाइन लगने लगेगी तो उन पर अच्छी छवि बनाने के लिए यह सब जरूरी है। अब कुशाग्र आराम से 9 बजे सोकर उठता था और बिना नहाए धोए 10 बजे तक काम करने बैठ जाता था। दोपहर में जब लंच ब्रेक होता तो वह नहा लिया करता था। मामा के यहाँ रहते रहते आदत इतनी सुधर चुकी थी, अब वह रोज नहाने लगा था। शाम में काम खत्म होने के बाद जब वह मोहल्ले में घूमने निकलता तो हर कोई उसे सलाम ठोंकता। मोमो की दुकान वाले ने उसे उधार देना भी शुरू कर दिया था। कहते हैं कि खुशी के पल बहुत छोटे होते हैं। कुशाग्र के मैनेजर ने उस कंपनी की नौकरी छोड़ दी और मोटी तनख्वाह पर किसी और कंपनी में चला गया। उसकी जगह कोई नया मैनेजर आया और उसने फौरन कुशाग्र को नोएडा वापस आने के लिए कहा। जब पूछा गया तो कुशाग्र ने बताया कि पुराने मैनेजर से बस जुबानी बातचीत हुई थी और लिखत पढ़त में कुछ भी नहीं हुआ था। यानी न कुशाग्र की तरफ से कोई ईमेल था और न ही पुराने मैनेजर की तरफ से। कुशाग्र ने जब नए मैनेजर से जिरह करने की कोशिश की तो उसने बताया कि या तो वह फौरन दिल्ली के लिए फ़्लाइट बुक करे या फिर अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ ले। कुशाग्र और उसके माँ बाप को पहला विकल्प ही बेहतर लगा। जब सिन्हाइन ने इस बाबत कुशाग्र के मामा को फ़ोन किया तो मामा ने बस इतना कहा कि आजकल के लड़के हैं इसलिए ऐसी गलतियां करते रहते हैं और धीरे धीरे सुधर जाएंगे। इस बार मामा ने यह वादा भी किया कि अगली बार पूरी जांच पड़ताल किए बिना कुशाग्र को वापस जाने नहीं देंगे। घर पर रईसी के चक्कर में कुशाग्र के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वह फ्लाइट के साथ टैक्सी का खर्चा भी उठा सकता था। मैनेजर के दबाव में फ्लाइट का टिकट लेना तो उसकी मजबूरी थी। मामा से पूछने पर उसे जरूरी निर्देश मिल गए थे कि किस तरह पालम हवाई अड्डे से एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली मेट्रो पकड़नी है, फिर नई दिल्ली से राजीव चौक और फिर राजीव चौक से ब्लू लाइन वाली मेट्रो। सस्ते के चक्कर में कुशाग्र ने रांची से सुबह 6 बजे की फ्लाइट का टिकट लिया। भुरकुंडा में अब तक इतना प्रभाव तो बन ही चुका था कि सिन्हा जी के किसी परिचित ने अपनी कार से उसे रांची तक एयरपोर्ट तक मुफ्त में पहुंचा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से कुशाग्र ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली मेट्रो पकड़ी, जिससे पलक झपकते ही वह नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। एयरपोर्ट एक्सप्रेस में बैठते ही ऐसा लगा जैसे जापान या यूरोप पहुंच गया हो। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने देश भारत में है। जब वह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सुबह के 10 बजे थे। इतवार का दिन भी था, इसलिए कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। सामान के नाम पर उसके पास एक सूटकेस था और एक बैकपैक। अपने दोस्तों से उसने कनॉट प्लेस का बहुत नाम सुन रखा था, इसलिए सोचा कि कनॉट प्लेस के नज़ारे का आनंद लिया जाए। राजीव चौक से बाहर आते ही लगा कि वह पाताल से जमीन पर उदित हुआ है। नवंबर का महीना होने के कारण मौसम बड़ा सुहाना था, न ज़्यादा गर्मी न सर्दी। पीठ पर बैकपैक लादे और पहिए वाले सूटकेस को खींचते हुए वह कनॉट प्लेस के बाजार में दिशाहीन चलता चला जा रहा था। इतवार का दिन होने के बावजूद वहाँ इतनी भीड़ थी जितनी भुरकुंडा में दुर्गा पूजा के मेले में भी नहीं होती है। कहीं उसने सस्ते रेट में 2-4 टी-शर्ट खरीदी, फिर धूप का चश्मा खरीदा, फिर दिल्ली का नक्शा भी खरीदा। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि भला गूगल मैप के ज़माने में नक्शा कौन खरीदता है। फिर सोचा कि दीवार पर पोस्टर लगाने के काम आएगा। बीच में एक बार मामा का फ़ोन बजा तो उसने मैसेज कर दिया कि मेट्रो लाइन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण देर हो रही है। काफ़ी घूमने फिरने के बाद एक बेंच पर वह सुस्ताने के लिए बैठ गया और आइसक्रीम खाने लगा। उसकी बगल में एक और आदमी आकर बैठा और वह आदमी भी आइसक्रीम खाने लगा। कमाल का संयोग था कि दोनों एक ही फ्लेवर वाली आइसक्रीम खा रहे थे।
दोनों ने एक ही तरह के काले चश्मे पहन रखे थे और वह अदाएं देने में कुशाग्र की पूरी पूरी नकल कर रहा था। यह देखकर कुशाग्र को कुछ अजीब भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तभी उस आदमी के हाथ से आइसक्रीम छिटक कर गिरी और जाकर कुशाग्र के टी शर्ट पर लगी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुशाग्र की टी शर्ट की जेब आइसक्रीम से गीली हो चुकी थी। उस आदमी ने सॉरी बोला और कुशाग्र से कहा कि सामने लगे नल से पानी लेकर टी शर्ट साफ कर ले। उस आदमी के सॉरी बोलने का लहजा इतना नफासत भरा था कि कुशाग्र को जरा भी गुस्सा नहीं आया और वह मुस्कुराकर अपनी टी शर्ट साफ करने चला गया। जब वह टी शर्ट साफ करके पीछे मुड़ा तो वह बेंच खाली थी। बेंच पर से वह आदमी गायब हो चुका था और उसके साथ कुशाग्र का सूटकेस भी गायब हो चुका था। कुशाग्र वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। अपने आप को संभालने में उसे कोई आधे घंटे लग गए। उसके बाद कुशाग्र जमीन के नीचे पाताल में उतर गया और राजीव चौक से ब्लू लाइन वाली मेट्रो में सवार हो गया। अब वह गुमसुम बाहर सूने आसमान को निहार रहा था। जब अंत में वह अपने मामा के घर पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई तो मामा का लंबा प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद मामा ने कुशाग्र की माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें प्रवचन के बाकी अध्याय सुनाए। उसके बाद मामा ने कुशाग्र को अपने पास रखने के लिए कई शर्तें रखीं, जिन्हें कुशाग्र की माँ ने 100% मान लिया। फिर कुशाग्र की आगे की जिंदगी अपनी मंथर गति से चलने लगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।